सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत सारण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा चैप्टर जो बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जानकारी ज़रूरी चाहिए आपको, उसके लिए होनी भी चाहिए, कॉमन मतलब जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और आप बायो पढ़ रहे हो तो और भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आप सोच रहे हो ना, अभी कोई भी एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, साइंस ये आएगी या और आएगी, आप पेपर देखो पहले। मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है, आप ना दिमाग से डाउट क्लियर करके क्लास में बैठा करो। डाउट क्लियर करने का मतलब क्या है, आप सोचते हो ना मन में भी ये आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाते उस क्लास में। अगर आप पहले क्लास में बैठते ही डाउट स्टार्ट कर देते हो ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है कोई, तो इसका मतलब आपका अगला लेक्चर पूरा का पूरा जितने मिनट का होगा वो वेस्ट जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले ये एक टीचर पे विश्वास करना होगा आपको। कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, मैं नहीं कहता कोई भी टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाता, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपना 100% देने का कोशिश करते हैं, कोई अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। तो आपका हमेशा ये रहता है भी डाउट क्लियर होंगे या नहीं होंगे, तो आप एक बार विश्वास करके देखो। कोई भी टीचर पे आप विश्वास करो, जब तक वो सब्जेक्ट पूरा नहीं होता ना, तब देखिए कोई चैप्टर पूरा और न हो और उससे पहले उस चैप्टर से आपके डाउट रहते हैं, तो इसका मतलब आपका डाउट कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप पहले चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद डाउट आते हैं। मैं ये तो सोच सकता हूँ, ठीक है। और कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो बुक वगैरह का सहारा ले लिया करो, क्योंकि एक दो चीज़ें स्किप भी होती है और ज़्यादा बताई जाती है, वो बुक में ऐड कर लो। आपके हैंड राइटिंग नोट्स काम आएंगे, लेकिन उसके साथ बुक भी ज़रूरी है। कोई भी अच्छी सी बुक खरीद लो बाजार में, जो भी अच्छी लगती है, या आपने वो बुक जो आपने पढ़ी है कहीं से भी, ठीक है, पहले आप पढ़ रहे हो, उस बुक का भी सहारा ले सकते हो। सिलेक्शन बुक दिलाएंगे, टीचर नहीं दिलाएंगे, ये मैं कह देता हूँ। आप मेरे से पढ़ते हो तो मैं उस बुक को आसान बना सकता हूँ, कोई भी बुक आप उठाओगे उसको आसान बना सकता हूँ, क्वेश्चन बता सकता हूँ, आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर सकता हूँ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप बुक ज़रूर खरीद लें कोई भी, ठीक है, क्योंकि उससे आपके दिमाग के डाउट क्लियर होते हैं। बुक खरीदने का मतलब ये भी है, ऐसा नहीं है बुक में ही मिलेगा सारा कुछ, नहीं मिलेगा, लेकिन बुक में ये ज़रूर मिलेगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे भी ये बुक मैं पहले पढ़ रहा था और आज पढ़ रहा हूँ, उसमें फ़र्क है या नहीं। तो सिलेक्शन बुक दिलाती है, टीचर कोई भी नहीं दिलाता। अगर टीचर से सिलेक्शन होते हैं तो वो आपके फैमिली मेम्बर सबसे पहले ज्वाइन करवा रहा होता, ठीक है ना, आपके पास तो बाद में आता। क्लियर है बात। तो इस बात को आप दिमाग में सोच लो, टीचर किसी भी सब्जेक्ट को आसान बना सकता है, आपके दिमाग में घुसा नहीं सकता, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे के हिसाब से आपकी तैयारी होगी, 2 घंटे पढ़ते हो 2 घंटे के हिसाब से होगी, वो आप पर डिपेंड करता है आप 1 घंटे में किस तरीके से पढ़ते हो। व्हाट्सअप के साथ पढ़ते हो, टिकटॉक के साथ पढ़ते हो, ठीक है। आप पढ़ना शुरू किया, मैसेज आ गया, रिप्लाई तो कर दूँ यार, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, रिप्लाई तो कर दूँ यार, तो रिप्लाई करने के चक्कर में आपने 2 घंटे पढ़े हो चाहे, लेकिन आपके 10 मिनट भी काम नहीं आएंगे वो, क्योंकि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हुआ। और कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा ना तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको आगरता होनी चाहिए, एकाग्रता बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, चाहे आप 1 घंटे पढ़ लो 2 घंटे की बजाय, लेकिन पढ़ रहे हो उस टाइम पढ़ना होना चाहिए। मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ो। अगर आप अच्छे से नहीं कुछ याद होता तो अपने को कह देना भी मेरे को याद नहीं होता। आपने पढ़ाई रियल में की नहीं अगर आपको याद नहीं होता, ठीक है। आप याद तभी होगा जब आपका माइंड एक ही जगह सेट होगा, ठीक है। आप मतलब ये मान लो आप सब्जी बना रहे हो, कोई भी मान लो सब्जी बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो ये मान लो, और आपका ध्यान अगर सब्जी काटने पर नहीं और जगह, तो आपकी उंगली कटेगी ना। सेम सिचुएशन पढ़ाई के साथ है। अगर आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग और कहीं है, तो इसका मतलब टाइम कटेगा, पढ़ाई नहीं होगी। क्लियर है बात क्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के साथ एक अच्छा सा टॉपिक जो आपको क्या बनाएगा, हेल्थी बनाएगा, ठीक है ना। ये है ह्यूमन, मानव आप हो, और ये आपसे रिलेटेड है। स्वास्थ्य लिखते हैं पहले ना, ठीक है, रोग तो बाद में होंगे, एंड डिजीज। मानव स्वास्थ्य और रोग, चैप्टर का नाम क्या होगा, मानव स्वास्थ्य व रोग। ये चैप्टर एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 टर्म आई, हेल्थ और डिजीज है क्या, दोनों में फर्क क्या है। तो हेल्थ का मतलब क्या है, ठीक है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य आपका क्या है, इस बात को हमें आसानी से प्यार से समझना है, ठीक है ना। हेल्थ इज
इज नॉट ओनली absence ऑफ डिजीज। यानी आपका स्वास्थ्य क्या है वो जानना पहले, हेल्थ है क्या रियल में। यानी स्वास्थ्य, इस बात को समझो, स्वास्थ्य केवल बीमारी या रोग न होना ही नहीं है, ही नहीं है। यानी आपको और कोई प्रॉब्लम है ना, डिजीज आपको दिखाई नहीं रही तो भी आप क्या हो, बीमार हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिजीज के बारे में रिसर्च करता है उसे दूर करने की कोशिश करता है, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है, 5 टर्म दी है स्वास्थ्य की। क्या दिया है, एक तो आपको दिया है फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए आपकी, यानी फिजिकल हेल्थ यानी आप क्या होने चाहिए, भौतिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। भौतिक रूप से आप क्या होने चाहिए, आपका शरीर हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी टर्म क्या दी है, आपकी मानसिक स्थिति भी क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। यानी वो भी क्या होनी चाहिए, मानसिक तरीके से भी आप क्या हो, अगर ठीक हो, आपकी मानसिक संतुलन है आपका, तो आप हेल्दी हो। अगर आप भौतिक रूप से ठीक हो तो आप क्या हो, हेल्दी हो। उसके बाद उन्होंने वो क्या बताया, उसके बाद कहा है आप अगर सामाजिक रूप से सही हो ना तो भी आप क्या हो, हेल्दी हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, यह शब्द नया नया जोड़ा गया है, आध्यात्मिक। यानी आध्यात्मिक रूप से आप भी ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, इस शब्द का मतलब आपको पता भी होगा। ठीक है, फिजिकल क्या है, यानी भौतिक रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हो, अगर आपका, मैं मान लूँ, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहे, आपके लेग वगैरह काम नहीं कर रहे, आपकी नाक भी लगा लो सही से काम नहीं कर रही है, तो आप इसका मतलब फिजिकली फिट नहीं हो। अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो इसका मतलब आप क्या हो, हेल्दी भी नहीं हो। ठीक है ना, आप क्या नहीं हो, हेल्दी। हेल्दी होने के लिए इन चारों चीज़ों का होना जरूरी है WHO के अनुसार। ठीक है ना, उसके बाद मानसिक स्थिति आपकी, आप दिन में सारा दिन गालियाँ बकते रहते हो या ऐसी ऐसी बैकी बातें करते रहते हो। ठीक है ना, बैकी चाल नहीं होती, बैकी बातें भी होती हैं, तो बैकी बातें करते हो तो आपका मानसिक संतुलन नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं हो। अगर आपका सही है तो फिर हेल्दी हो, संतुष्ट हो आप। ठीक है, सामाजिक क्या है, यानी सोशल का मतलब आप, मतलब जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर आप फिट नहीं हो, उस विचारधारा से फिट नहीं हो और नहीं हो, तो इसका मतलब भी आप हेल्दी नहीं हो सकते। ठीक है ना, आपको डालो। स्पिरिचुअल मतलब आपको देवी देवताएं पर ज़्यादा मतलब सपने आ रहे हैं वगैरह आ रहे हैं। ठीक है ना, आपको सपने की दुनिया अच्छी लगने लगी है और लगने लगी है, तो इसका मतलब भी आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है ना, इन चारों चीज़ों का आना जरूरी है। WHO के अनुसार आपका हेल्दी होने का कनेक्शन है किनके साथ, इनके साथ। ठीक है, दूसरा शब्द आता है फिर एक डिजीज। क्या आता है, डिजीज, यानी रोग क्या है। तो इस शब्द से भी आप पता लगा सकते हो, डिस प्लस इज, और इज शब्द का मतलब होता है आसान। अगर आपके शरीर में कोई भी चीज़ आसान नहीं है ना, तो इसका मतलब जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल नहीं है, डिस का मतलब क्या है, नहीं। ठीक है ना, इंग्लिश का शब्द तो जानते हो, यानी तो आपके शरीर में क्या है, रोग है वो। ठीक है, यानी आप फिजिकली फिट नहीं हो तो रोग है, मेंटली फिट नहीं हो रोग है, सोशली फिट नहीं हो रोग है। ठीक है, स्पिरिचुअली भी नहीं हो तो आपके शरीर में रोग है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजीज। यानी वेन, जब यू, यहां पे लिख लो, अरे क्या लिख लो यार, वेन पर्सन, मैं भी हेल्दी नहीं हूँ, पर्सन इज नॉट हेल्दी, यानी जब मनुष्य स्वस्थ नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, रोग कहा जाएगा, डिजीज कहा जाएगा। यानी जब कोई भी मतलब व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सा वर्ड था, स्वस्थ नहीं है। और स्वस्थ है होने की डेफिनेशन मैंने पहले दे दी आपको, भाई स्वस्थ क्यों नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद एक बात और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या लिख सकते हो, जब शरीर के अंदर कोई
डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है, या क्या हो, डिसएबिलिटी हो, डिसएबिलिटी हो, यानी शरीर के अंदर अयोग्यता हो तो भी क्या है, वो रोग है आपके शरीर का, ठीक है ना। आप कंफर्टेबल यानी एक उस स्थिति में ना हो, हिंदी में क्या बोलेंगे रे, डिसकम्फर्टेबल हो आप, ठीक है ना, कंफर्टेबल नहीं हो कोई चीज़ के साथ, ये सब तो नॉर्मल हो चुका है आजकल, कंफर्टेबल नहीं हो मैं, ये नहीं हो, तो आप डिसकम्फर्टेबल हो ना तो भी रोग है। आप सही से चल नहीं पा रहे हो, मतलब बैठ नहीं पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, गाना गा नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, किसी को देख नहीं पा रहे हो, तो वो क्या डिसकम्फर्टेबल है। आप किसी के साथ बैठे हो तो इसका मतलब किसी भी चीज़ से डिसकम्फर्टेबिलिटी होती है। जैसे ह्यूमिडिटी हो गई आपके दिमाग में, सॉरी दिमाग में क्या होगी, आप जैसे आजकल देख रहे हो आप ह्यूमिडिटी हो गई ज़्यादा, तो उस समय हम क्या ले, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे सांस अच्छे से न लेने का कारण क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ हमें कुछ लंग्स से क्या हो सकते हैं, डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो सकता है, डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसके कारण आपको डिजीज़ हो सकती है। तो ये डिसकम्फर्टेबल हो गया, डिसेबिलिटी वगैरह है जो हमारे शरीर के क्या रोग है, ठीक है। फिर उस रोग के बारे में जानने वाला विज्ञान है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट काजेज ऑफ, यानी साइंटिफिक स्टडी अबाउट काजेज ऑफ डिजीज, यानी रोगों के कारण के बारे में जानना, कारण के बारे में जानने वाला विज्ञान, ठीक है। एक और रोग, एक और भी होता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ के बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो आप कहोगे रोगों के फैलने के बारे में, रोग किस प्रकार फैलते हैं उसके बारे में जानने वाला विज्ञान कौन सा है, जहाँ साइंटिफिक स्टडी की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज किस प्रकार से हो रहा है, यानी रोग किस प्रकार से फैल रहे हैं एक से दूसरी जगह, तो उनके बारे में जो विज्ञान है ना, उसके अंदर साइंटिफिक स्टडी जो की जाती है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से जो क्या अध्ययन किया जाता है वो क्या है, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है ना। और एटियोलॉजी क्या है, तो एटियोलॉजी आपका रोगों के कारण जानने हैं, यहाँ पे किस कारण से हो रहा है, ठीक है ना, काज क्या है उसका, और फेल किस तरीके से रहे हैं, जैसे संक्रमक है और एक वायरस से हो रहे हैं, ठीक है। तो रोग का कारण वायरस है वहाँ पे, तो कारण जानना है तो एटियोलॉजी, किस प्रकार का वायरस है, बैक्टीरिया किस प्रकार का है, ठीक है, आपको डिसऑर्डर हो गया किस प्रकार का है। और ये क्या है, रोगों के फैलने का कारण जा रहे हैं, किस प्रकार से फैल रहे हैं वो, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार फैल रहे हैं, यानी कोरोना कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे कैसे गया, तो इस चीज़ के बारे में कौन सा विज्ञान बताएगा, एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है दोनों बात, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं किस किस प्रकार से, ठीक है ना, डिजीज़ हो सकती है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा हमेशा ही, ठीक है ना, मेरा हमेशा ही, मैं जहाँ से भी पढ़ा हूँ ना, उनका भी यही रहा है, वो एक चीज़ को क्लियर करके चलते हैं। भी डिजीज़ के रोग के बारे में यहाँ पे मैं ये भी पढ़ा सकता था जनाब, आपको क्या पढ़ा सकता था, रोग होते हैं, वायरस से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से, अरे क्यों, और रोग कहाँ गए फिर, उनके बारे में आपको जानना है। छुआछूत रोग क्या होता है, अछुआछूत क्या होता है, संक्रमक क्या होता है, जन्मजात क्या है, उपार्जित क्या, एक एक चीज़ के बारे में क्लियर हो। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मैं बता दूं एड्स एक है, जन्मजात रोग है या उपार्जित, तो आप नहीं बता पाओगे जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस शब्द को मिटा देता हूँ मैं। स्वास्थ्य क्या है, मानव क्या होना चाहिए, मानसिक बढ़िया होना चाहिए उसका, यानी दिमाग मेंटली वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकल का मतलब वो पूरी एक्टिविटी कर पा रहा हो, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल भी वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, फालतू के उसके सपने वगैरह नहीं आने चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, सपने बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, माइथोलॉजी के अनुसार। उसके बाद आपका सोशल यानी सामाजिक भी आप क्या रहने चाहिए, पूरे संतुष्ट होने चाहिए, तब आप हेल्थी हो, नहीं तो आपको रोग है, ठीक है। और रोग किस किस प्रकार के हो सकते हैं, देखो डिजीज़ यानी आपके रोग, और कौन सी डिजीज़ है, ह्यूमन डिजीज़ यानी मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, पूरे लेक्चर रहेंगे। अगर आपको मैं पढ़ाऊँगा उस हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको, जी हमें तो ऊपर ऊपर का चाहिए, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नौकरी लगना है ना, फिर ये नहीं कहना
मम्मी मैं तो 1 नंबर से रह गया, पापा मैं तो 2 नंबर से रह गया, ठीक है ना। पड़ोसी पूछेगा, दोस्त पूछेगा, दोस्त पूछेगा, मैं तो पॉइंट से रह गया, 1 नंबर से रह गया, ठीक है। तो ये कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि रह गए इसका मतलब आप रह गए। हारने का मतलब ये नहीं है आप 20 पॉइंट से आ रहे हो या 10 पॉइंट से आ रहे हो। अगर 20 में से आपने 19 लिए ना तो आप हार गए हो, चाहिए आपको 20 थे, ठीक है ना। यानी आप नज़दीक हो सकते हो जीत के, लेकिन हारे अभी भी हो आप। चाहे आप 20 से 10 आ रहे हो, 10 लिए, हारे अभी भी हो, आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस मेहनत के लिए आपने देखा होगा, एक बात बता ही देता हूँ मैं यहाँ पे, आप चल ही रहे हो तो, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, मान लो 100% लगा लो, 200 का हो तो 100%, उसमें से 50% लेने हैं ना, कोई टेढ़ी खीर नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। आपने नया पढ़े, आप तुक्के मार के आते हो तो भी ले सकते हो 50%, यानी 100 में से 50 नंबर का सिलेक्शन कभी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है, इतना लेना आसान नहीं, ऊपर ऊपर का पढ़ोगे, लेकिन यहाँ से 1 नंबर भी आगे बढ़ोगे ना, 2 नंबर बढ़ोगे, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ से एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको कितनी चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। यानी अगर आपकी 70 मेरिट जाती है और आपके नंबर 65 बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपके 5 नंबर आसानी से बन जाएगी, आप 3 घंटा फालतू पढ़ लोगे। इस 5 नंबर के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी 65 नंबर की थी उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके नंबर बढ़ेंगे। तब आप कहोगे जी आई एम सेलेक्टेड इन किसी में भी हो सकते हो XYZ, ठीक है। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात क्या। तो हमें रोग पढ़ने हैं और रोग अच्छे से पढ़ने हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आया है, जैसे मैं एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ूंगा। रोग हो सकते हैं मेनली 2 प्रकार के, एक होते हैं, एक रोग का नाम है एक्वायर्ड डिजीजिया, पहले ये लिख देता हूं, अरे क्या लिख दिया, तो पहले ये लिख देता हूं मैं, कॉन्जेनिटल डिजीज, जिसे आप कहते हो जन्म जात रोग। यानी इस शब्द का मतलब है जो जन्म के साथ है, आपके जन्म से साथ है, जन्म के जैसे आपका जन्म हुआ था तभी आए थे, ठीक है ना। तो ऑलरेडी प्रेजेंट एट बर्थ, यानी आपके जन्म के साथ जो प्रेजेंट थे रोग, वो क्या कहलाते हैं, जन्मजात, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक जेनेटिकल डिजीज, ठीक है ना। यानी आप कहोगे जी ये कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है। और ये रोग आपको मिले होते हैं ज़्यादातर, आप कह सकते हो इनहेरिटेज, यानी इनहेरिटेड, विरासत में मिले होते हैं आपको, ठीक है। आपको क्या मिले होते हैं, विरासत में मिले होते हैं। यानी आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, जन्म के साथ हो सकते हैं, जन्म के साथ और भी रोग होते हैं, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। आनुवांशिक रोग इसका मुख्य कारण एक अच्छा सा प्रकार है। यानी आपके शरीर के अंदर जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, उसके बाद आपके अंदर फेल्टर सिंड्रोम हो गया, क्राइनकेल्टर, ठीक है, क्राइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, क्राइकेट सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसके बाद आपको हेमोफीलिया हो गया। तो आपको तो एक भी ना हो यहाँ से, ठीक है, आप पे मत लेना। वो रोग क्या है, आनुवांशिक रोग है, जो आपके जन्म के साथ आए, यानी विरासत में मिले, आपके नाना नानी से मिले हैं, मामा मामी से मिले हैं, ठीक है। नाना नानी में वो रोग था तो आपके मम्मी में आया, मम्मी से आप में आ गया होगा, ठीक है। आपके दादा दादा परदादा किसी में रोग था, आपके पापा में आया, पापा से आप में आ गया, तो वो आनुवांशिक रोग है। यानी वो किसके कारण हो रहे हैं, जीन के कारण हो रहे हैं, जो जीन लेके चल रहा है, ठीक है। वो गुण आपके अंदर परमानेंट बन गया। क्लियर है बात। तो जीन होता है, सारा कुछ वही करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है और हर चीज़ प्रोटीन किस प्रकार से हमारे शरीर में एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी डिजीज होती है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है।
एक्वायर्ड का मतलब होता है टू गेट, यानी प्राप्त करना, जिसका मतलब होता है उपार्जित रोग। ठीक है, उपार्जित रोग यानी अर्जित किए आपने, अर्जित किए हैं बाद में, ठीक है, लिए हैं, गेट प्राप्त किए हैं। एक्वायर का मतलब भी गेट प्राप्त होना, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, आप कह सकते हो जी हमने तो गेन किए हैं ये रोग, हमने प्राप्त किए हैं रोग। ये रोग आपके जन्म के साथ नहीं थे, जो जन्म के बाद आए आपके किसी न किसी कारण से, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं, उपार्जित रोग बोलते हैं। वो किस प्रकार से आए हैं उसके हिसाब से इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, आप कहोगे जी इनफेक्टियस डिजीज, आप कहो जी संचारी रोग, या आप कहोगे जी संक्रामक रोग। ठीक है, यानी जो संक्रमण से फैले या क्या हुए, संचार हुए हैं आप में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से संचार हुए हैं, आप में नहीं था लेकिन दूसरे से आया है, उसे क्या बोलेंगे, संचारी, यानी किसी दूसरे से आया। ठीक है ना, तो इस बात को हमें याद रखना है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है, वन दैट इज स्प्रेड, ठीक है, किसके द्वारा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, यानी वो रोग जो किसी न किसी व्यक्ति से आप में आया, या पर्सन की कह सकते हो आप, एनिमल से भी आया हो सकता है। जैसे कोरोना आया था थोड़े दिन पहले, स्वाइन फ्लू सूअर से आया था। आप G4 का जिक्र जल्दी से चल रहा है, वो किससे आया था, सूअर से आदमियों में आ रहा है। बर्ड फ्लू यानी पक्षियों से आ रहा है। तो वो रोग किसी न किसी तरीके से दूसरे में था और आप में आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, संचारी या संक्रामक रोग। दूसरा रोग इसका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी असंचारी रोग, या इसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्ट डिजीज। ठीक है, यानी असंचारी, सॉरी क्या बोलेंगे, असंचारी रोग भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसे क्या बोलेंगे, असंक्रामक रोग, जो बिना संक्रामक के आपके शरीर में फैला है उसे असंक्रामक रोग कहेंगे। यानी कम्युनिकेबल, यानी जन्म के बाद आपके शरीर में डिजीज हो सकती है, वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो दूसरे से आई है, या क्या हो, वो दूसरे से नहीं आई, आपके शरीर में किसी न किसी दूसरे कारण से हुई है, वो क्या है, असंक्रामक है। संक्रामक यानी संक्रमण से फैलना, इन्फेक्शन से फैलना, वो क्या है, कौन सी डिजीज हो गई, कम्युनिकेबल। ठीक है ना, या संचारी रोग, या कौन से, संक्रामक। अब इसके अंदर तो बहुत प्रकार हो गए, जैसे आपको किसी प्रकार से हो सकती है। ठीक है ना, इसका मतलब है क्या, जो किसी के द्वारा नहीं फैलाए गए उसका कारण आपका किसी न किसी प्रकार रहा होगा। यानी आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो सकती है जी, क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई तो भी रोग हो सकता है। आपके शरीर में किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट हो गई, मान लो कोई चीज़ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो आपको रोग हो सकता है, बताऊंगा सारी चीज़ें। उसके बाद आप किसी भी तरीके से क्या हो गया, आपका एडिक्शन हो गया, यानी आप आदत, किसी चीज़ की आपको आदत बन गई। उसके बाद आपके शरीर में एलर्जी हो सकती है, कोई प्रकार की जो दूसरी एलर्जिक रिएक्शन हो गया, आपके शरीर में हिस्टामिन वगैरह वगैरह से होता है, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे डीजनरेटिंग हो गया, जैसे डिस्क डीजनरेट हो जाती है, डिस्क हिल गई आप कहते हो, तो वो रोग सारे के सारे कैसे हैं, एलर्जी। एलर्जी ये रोग क्या है, असंक्रामक रोग है। डेफिशिएंसी का मतलब, जैसे आप कहते हो जी विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है जी, रोतुंदी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। आप कहते हो विटामिन डी की कमी से मेरी रिकेटस हो जाता है। तो कमी से जो रोग हो रहे हैं ना, वो आपने खाई नहीं है ना, विटामिन डी आपने ली नहीं है, तो भाई रोग हो सकते हैं। विटामिन ए नहीं खाया आपने तो हो सकता है। ठीक है ना, यानी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी से रोग हो गया, हार्मोन की कमी से रोग हो गया कोई भी। ठीक है, कोई हार्मोन की कमी से रोग हो रहा है, हार्मोन की कमी से कितने रोग बताए थे, वो कमी से ही तो हो रहे थे, और ज़्यादा अधिकता बेसी हो रहे थे। ठीक है ना, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा था आपको, डायबिटीज़, मेलाइटिस हो रहा था ना। तो उसी प्रकार कोई भी हार्मोन की कमी से, आपके शरीर में फैट की कमी से हो जाता है। ठीक है,
किसी भी और जैसे ग्लूकोज की कमी से रोग हो जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखो तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग कमी से हो रहे हैं, हार्मोन की कमी से हो सकता है, ये तो कमी से हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको ज़्यादा अमाउंट हो गई, हार्मोन की दिक्कत होगी तो रोग हो जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो रोग हो जाएगा, फैट ज़्यादा हो गया तो आप में ओबेस यानी आप मोटापा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हार्मोन कोई ज़्यादा हो गया तो रोग हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होना और कम होना भी आपके रोग का कारण है। वो कौन से रोग है, असंक्रामक रोगों में आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा और कम होना। उसके बाद आप एडिक्टेड हो गए हो कोई चीज़ के, मतलब आपको एडिक्ट बहुत ज़्यादा लग गई है, आदत लग गई है। एडिक्ट का मतलब वो चीज़ हमें चाहिए, जैसे आप स्मोकिंग के एडिक्टेड हो तो वो भी क्या है, आपके शरीर में रोग है, ठीक है। यानी आप चिट्टा लेना स्टार्ट कर दिया, आप तो क्यों लोगे, लो अच्छे बच्चे हो, पढ़ रहे हो तो, ठीक है। आपने मतलब ऐसा जो अफीम खानी शुरू कर दी, उसके बाद शराब डेली पीनी स्टार्ट कर दी, तो वो एडिक्टेड हो गया है। यानी वो भी आपके शरीर में क्या है, रोग है। कौन सा रोग है, असंक्रामक का रोग है। एलर्जी हो गई आपको, मतलब किसी को एलर्जी है तो इसका मतलब दूसरे को थोड़ी होगी वो, ठीक है। तो वो एलर्जी भी हो सकती है, ये कारण हो सकते हैं आपके, डिजेनरेशन भी हो सकता है, और भी कई बहुत कारण। संक्रामक रोग के कारण क्या है, तो संक्रामक रोग भी क्या होते हैं, फिर 2 प्रकार के होते हैं आगे, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है जी कॉन्टाजियस, मुझे भी कोई ना कोई रोग आज, या नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस को बोलते हो आप छुआछूत रोग, और नॉन कॉन्टाजियस को बोलते हो आप अछुआछूत रोग, यानी जो छुआछूत रोग। अब आपका लास्ट आ गया, ठीक है ना, यानी छूने से जो पहले फैले, ठीक है ना, स्प्रेड बाय टच, स्प्रेड बाय टच, यानी जो रोग क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, छूने से फैल रहा है, वो रोग क्या है, छुआछूत रोग है। क्लियर बात है। यानी मैंने किसी भी पर्सन को टच किया, ठीक है ना, यानी मैंने उसको छुआ, या वो सीधा कह सकते हो आप डायरेक्ट स्प्रेड हो रहे हैं, यानी बिना किसी कैरियर के, यानी किसी माध्यम के फैल रहे हैं। यानी वो मच्छर की सहायता से नहीं जा रहे, न वो किसी दूसरे जानवर की मतलब जैसे कुत्ते की सहायता से दूसरे में जा रहे हैं। ऐसे रोग जो सिर्फ डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से किसी पर्सन के, यानी मान लो मुझे कोई रोग है, ठीक है, मुझे ही मान लो, और मैं किसी पर्सन के, जैसे कोरोना हो गया, कौन सा रोग है, छुआछूत रोग, ठीक है। यानी सीधा संपर्क में आ रहा हूँ ना मैं, किसी प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आ रहा हूँ, और वो रोग मैं किसी से फैला रहा हूँ किसी न किसी तरीके से, तो वो छुआछूत रोग होते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग प्रकार के नाम पड़ेंगे, जैसे आपने टीबी सुना होगा, जैसे आपने चेचक सुना होगा, जैसे आपने छोटी माता सुना होगा, जैसे आपने और मान लो रिंग वॉर्म सुना होगा, खाज खुजली सुनी होगी, तो वो रोग कैसे, छुआछूत रोग है, ठीक है। अछुआछूत का मतलब है जो डायरेक्टली नहीं फैलते, उनके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। मान लो मलेरिया है, आप मलेरिया वाले के सीधे संपर्क में आते हो, मलेरिया नहीं फैलेगा, उसको टच करो नहीं फैलेगा, ठीक है। एड्स वाले रोग को आप टच करते हो, फैलेगा क्या, यानी वो रोग जो किसी को मतलब डायरेक्ट टच करने से नहीं फैलते, ठीक है ना, वो किसी न किसी इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, इनडायरेक्ट वे से आते हैं, वो कोई ना कोई अप्रत्यक्ष कारण से फैलते हैं, वो अछुआछूत रोग है, ठीक है ना। यानी मान लो किसी को टाइफाइड है, तो वो रोग क्या होगा, टाइफाइड आपको हो जाएगा क्या, आप घर में रहते हो, यानी आपको कॉमन कोल्ड है, मान लो कोई जुकाम है, तो वो फैल जाएगा, छुआछूत है, आपके संपर्क में सीधा। लेकिन वो रोग जो इन्हें कैरियर चाहिए, बीच में कोई माध्यम चाहिए दूसरे तक जाने के लिए, सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, छुआछूत रोग होते हैं, ठीक है। अब जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी मैं कैटेगरी न बना के, संक्रामक रोग किन से फैल सकते हैं, छुआछूत रोग क्या होते हैं आपसे पूछ लिया जाता है, किसी के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से न फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है, अछुआछूत। जिसके प्रत्यक्ष किसी के संपर्क में आने से फैलने वाले रोग को डायरेक्टली क्या हो रहा है, टच से फैल रहा है, ठीक है।
तो संचारी रोग होते हैं वो किस किस के कारण से हो सकते हैं, ठीक है। रोगों के कारण अनेक हो सकते हैं, ठीक है ना। उनके एजेंट जो होते हैं वो फिजिकली एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। यानी फिजिकल का मतलब भौतिक कारक भी हो सकते हैं उसके, ठीक है ना, फैलाने वाले। भौतिक कारक कैसे जी, मैंने मान लो आपको खींच के, अरे चलो छोड़ दो, ठीक है, मैंने किसी को पुश किया, मान लो मैंने किसी को धक्का दिया, उसको मैं प्रेशर कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकली टच किया, किसी को जोर दिया, दिमाग खराब हो सकता है। तो वो क्या है, रोग फैलाने का कारण है फिजिकली। केमिकली यानी किसी भी केमिकल से फैल रहा है, मान लो जैसे स्प्रे, मान लो आप स्प्रे बोलते हो आप, जैसे पॉइजन होता है, जहर होता है, खेतों में डाला जाता है, उसके से कोई रोग हो जा रहा है। या कोई भी बायोलॉजिकली कारण भी हो सकता है, उसका वायरस वगैरह कोई मतलब एक साथ टॉक्सिन जो उसका सिक्रेशन कर रहे हैं, जहर का स्त्रावण कर रहे हैं, तो उससे भी रोग है, तो वो केमिकली एजेंट माना जाता है उसे। बायोलॉजिकली यानी जैविक कारक, जैसे कोई वायरस से फैल रहा है, जीवाणु से फैल रहा है, प्रोटोजोआ से फैल रहा है, ठीक है, रिंग वॉर्म, वाउंड वॉर्म से फैल रहा है ना, यानी उनसे होने वाले रोग क्या, बायोलॉजिकल एजेंट है वो। और हमें पढ़ने क्या है, वही पढ़ने हैं। यानी संक्रामक रोग किससे हो सकते हैं, तो आप कहोगे जी वायरस से हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं जी, बैक्टीरिया से हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं जी। और किससे हो सकते हैं जी, फंजाई से हो सकते हैं जी। और किससे हो सकते हैं जी, आप कहोगे जी प्रोटोजोआ से हो सकते हैं। और किससे हो सकते हैं जी, राउंड वर्म से भी, इनसे रोग हो सकते हैं। मुख्य जो कारण है आपके वायरस यानी किससे हो सकते हैं, वो विषाणु से होने वाले भी रोग हो सकते हैं, यानी विषाणु से फैलने वाले रोग, वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु से फैलने वाले रोग हो सकते हैं वो, ठीक है। यानी फंजाई यानी आप क्या कहोगे, कवक से फैलने वाले रोग हो सकते हैं वो, ठीक है। ज़्यादातर संक्रामक रोग में यही चीज़ आती है जो एक दूसरे के टच में जाने से फैलती है, यानी उनका कारण जो होगा वो क्या होगा, बायोलॉजिकली होगा, यानी जैविक कारण ही होगा उनका फैलने का, जो रोग संक्रामक हो गए। क्लियर है बात। उसके बाद प्रोटोजोआ यानी, ठीक है, राउंड वर्म को आप गोल कृमि बोलते हो, गोल कृमि। वर्म का मतलब होता है कीड़ा और राउंड का मतलब गोल कृमि, ठीक है ना। हेलमिंथिस भी जो है वो भी फैला सकते हैं रोग। हमें पढ़ने विषाणु से कौन से रोग होते हैं, इनसे क्या क्वेश्चन, जीवाणु से कौन से होते हैं, कवक से कौन से, प्रोटोजोआ से कौन से, गोलकृमि से कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक डाल दी है वैसे याद करने के लिए, वायरस से होने वाले, जीवाणु से, कवक, प्रोटोजोआ, सारे होने वाले रोग मेरी कई ट्रिक डाली गई है हिंदी में, लेकिन ठीक है हम पढ़ेंगे डिटेल से। ट्रिक से कुछ नहीं होता, ट्रिक से आप क्या, आपके चांस रहते हैं, एक नंबर बन गया कभी तो बन गया, नहीं तो कोई चांसेस नहीं है। हम पढ़ेंगे डिटेल से, साइंस स्पेशल की तरह पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। और साइंस स्पेशल में भी कहीं इतना मिल जाए तो बता देना मेरे को। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज़, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, वायरल डिजीज़। रोगों के बारे में ये जानना जरूरी था, और जिसको अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि लेक्चर जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप इसे 2 की स्पीड भी देख सकते हो, ठीक है, लास्ट 2 ही है, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, कितनी भी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन डाउट क्लियर होने वाली क्लास है, इसका नाम है डाउट क्लियर क्लास है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज, ठीक है, यानी आप कहोगे जी, या आप सीधा भी लिख लो वायरस डिजीज। वायरस डिजीज का मतलब तो वायरस को डिजीज होती है वो हो गया ना, वायरल डिजीज यानी विषाणु से होने वाले, विषाणु से डिजीज ड्यू टू वायरस कर लो आप, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग पढ़ने वाले। वायरस क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वायरस का एक पूरा लेक्चर रहेगा, ठीक है। वायरस के विज्ञान को क्या कहा जाता है, आप क्वेश्चन बताना, स्टडी ऑफ वायरस यानी वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप मुझे कमेंट में, बहुत प्यारे बच्चे हो। और दूसरा मुझे ये भी बताना वायरस की खोज किसने की थी, वायरस डिस्कवर्ड बाय, दोनों क्वेश्चन के आंसर दोगे आप। वायरस क्या है ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है ये वायरस वाला, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, 1 घंटे लगाने हैं मुझे वायरस पे, ठीक है ना। यानी जैसे कोरोना बीमारी है वो भी किससे हो रही है, वायरस से हो रही है, तो वो भी हम पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है।
यानी जो संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो वायरस से हो सकती है, जीवाणु से हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, कवक यानी फंजाई से हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद गोलकृमि से हो सकती है। ये बायोलॉजिकल एजेंट है जो रोग फैलाने का काम करते हैं। उसमें से हम एक उठा रहे हैं वायरस, यानी वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस प्रकार से। अगर आपको याद करना है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी हिंदी वालों के लिए, मिसिज ममता चाय पेड है, ठीक है, वो जाके देख लो आप, चाय पेड, इसमें सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़े बहुत बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनके लिए अलग ट्रिक होगी, ठीक है, वो होगी संपत नाम जानते हो आप किसी का? संपत नाम है, संपत CID में है भाई, या संपत CID है, ये लिख लो आप, संपत CID है। इससे सारे के सारे रोग हो जाएंगे आपके कंप्लीट। संपत CID है, संपत CID है, संपत CID है, इस बात को याद करना है आपको, ठीक है ना, संपत CID। सारे के नाम एक दो नाम अलग हैं जो हिंदी में एक ही हैं और क्या है इंग्लिश में इनका नाम एक ही है, तो आप याद करोगे इसे। पहला रोग आपका स्मॉल पॉक्स, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स को चेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेचक कहा जाता है। चेचक को अलग क्या कहा जाता है वो बाद की बात है, ठीक है। इससे आप याद करोगे मिजाल्स या मिजल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इस रोग को आपको याद क्या करना है? मिजल, गलत लिखी गई है स्पेलिंग। मिजल को मिजल भी बोल देते हैं, या आप बोल देते हो इसे खसरा। क्या बोल देते हो? खसरा। मिजल के साथ आप एम से दूसरा नाम भी याद करोगे, मम्स, यानी मम्स को बोलते हैं गलसुआ। क्या बोला जाता है इसे? गलसुआ। इसके साथ मैं बता दूं कौन सा किसको इफेक्ट करता है, ये बात यहीं खत्म कर देंगे आप। पी से याद करेंगे आप, पी से याद करना है हमें पोलियो। क्या याद करना है? पोलियो, ठीक है। पोलियो को क्या बोलेंगे? पोलियो, ठीक है। पी के बाद हमें याद संपत, टी, टी से हमें याद क्या करना होगा? टी से कौन हो गया रे? टी 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 टी, मैं आप ही भूल गया तो दो और को कैसे याद कराऊंगा? टी से हमें याद करना है, हाँ, आंख से रिलेटेड रोग था एक, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा। सी से आपको याद करना है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स को क्या बोलेंगे? चिकन पॉक्स ही बोलते हैं, ठीक है। सी से आपको याद करना है चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया, चिकनगुनिया को चिकनगुनिया ही बोलेंगे, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। आई से आपको याद करना है, आई से आपको याद करना है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को क्या बोलोगे? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। CID से याद करना है आपको डेंगू, कौन सा रोग याद करेंगे आप? डेंगू, डेंगू को डेंगू ही बोलेंगे, ठीक है। H से आप याद करना है, H से आप क्या याद करोगे? H से यानी H आ गया आपका, H से आप 3 रोग याद करोगे, हर्पिज, हर्पिज को हम हर्पिज ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप याद करोगे हेपेटाइटिस, टाइटिस, हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस के बाद याद करोगे आप हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इसको रेबीज भी बोलते हैं, ठीक है, आगे बता दूंगा, वो तो मेरा काम है। सी से आप एक याद और कर लेना, आजकल ज़्यादा ही चला हुआ है जो, उसका नाम है कोरोना, ठीक है ना, कोरोना, कोविड-19, कोरोना, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से बताना है आपको, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, कोरोना। ठीक है, और इस वर्ड से याद करना है हमें, फ्लू वर्ड से 2 रोग और याद कर लेना, फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू और याद करना है आपको बर्ड फ्लू, ये 2 शब्दों याद कर लेना, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया हार्ड, इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से करना है हर चैप्टर को, ठीक है। स्वाइन फ्लू को मैं अलग से लिखूंगा, अलग अलग, ठीक है। अब देखो आपको चेचक रोग किससे होता है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, विषाणु से होता है। मिजाज, मम्स यानी खसरा, गलसुआ किससे होता है, विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है जी, विषाणु से होता है। ट्रोकोमा, कोरोना, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ठीक है ना। हर्पीज, हेपेटाइटिस और हाइड्रोफोबिया, सारे रोग किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं, ठीक है ना। संपत से याद करो आप, संपत या आप क्या याद करो, मिसेस ममता चाय पेड, मिसेस से याद करोगे आप मिजाज, मम्स, रे से रेबीज याद करो, फिर ठीक है स्मॉल पॉक्स याद करो, एम से आप याद क्या करोगे, फिर मिजाज याद कर लो या मम से याद कर लो, ठीक है। उसके बाद टी से ट्रोकोमा, उसके बाद चा से चेचक याद करोगे, चिकनगुनिया याद करोगे, ठीक है। पी से पोलियो याद करोगे, ए से एड्स याद करोगे, ठीक है ना। एड्स लिखा ही नहीं है मैंने, क्या एड्स याद करोगे। डी से हमें डेंगू याद करना है से हमें हर्पीज याद करना है, हेपेटाइटिस याद करना है और क्या करना है, हाइड्रोफोबिया याद करना है, ठीक है। संपत के एस ए लगा लेना आप, ठीक है, या कह दो ए संपत CID, ए संपत CID है, तो आपको एड्स तो पक्का ही याद करना है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से, ठीक है। अब एड्स किसको प्रभावित करता है, ये अंग, इफेक्टेड ऑर्गन लिख लो आप, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सोचते हैं ना 10 क्वेश्चन कभी रोक के मेरे से पूछे जाए तो मुझे को 2-3 आते हो तो बस वो यहाँ पे लेक्चर स्किप कर देना, फिर आगे बैक्टीरिया का ही देखना, ठीक है। प्रभावित अंग कौन से हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इतने ज़बरदस्त तरीके से, साथ साथ याद होते जाएंगे। एड्स आपको पता है इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। आप कहोगे जी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रभावित अंग ही है। चेचक किसको करता है, आपकी स्किन को करता है, याद रखो आप, इस पे क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं आपके, किसको करता है, त्वचा को करता है, ठीक है। चेचक में आपके छोटे छोटे क्या मिलेंगे, वाउंड होना शुरू हो जाएंगे, घाव भरने, वो मतलब कभी ठीक नहीं होंगे, निशान पड़ जाएंगे, तो चेचक की याद करना है हमें, त्वचा को प्रभावित करता है। खसरा किसको करता है जनाब, ठीक है, खसरा किसको प्रभावित करता है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, खसरा आपके गले को प्रभावित करता है, या आप कह सकते हो आपके लंग्स को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, मेनली जो करता है, ठीक है। गलसुआ किसको करता है, आपकी एक पैरोटिड ग्लैंड होती है यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णफूल ग्रंथि जिसे होते हैं उसे करता है। तो आप यहाँ पे ये लिख लो, सलेवरी ग्लैंड जो होती है ना उसको प्रभावित करता है मेनली, यानी लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, लार ग्रंथि को। बाकी चीज़ें तो प्रभावित होगी, एक चीज़ प्रभावित होगी तो सारी चीज़ें प्रभावित होगी कोई ना कोई, लेकिन मेनली जहाँ पर हो रहा है ये लार ग्रंथि, गलसुआ, ठीक है ना। पोलियो किसको करता है, तो आपके स्पाइनल कोड को करता है मेनली, स्पाइनल कोड, यानी स्पाइनल कोड जो होती है वो क्या है, आप कहोगे जी मेरु रज्जु को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है, मेरु रज्जु, जो यहाँ पर पाई जाती है आपके बैक साइड में, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना, स्पाइनल कोड को। ट्रोकोमा किसको करता है जी, आपकी आंख को करता है, किसको करता है,
आँख को प्रभावित करता है। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, आप टेंशन मत लो। कोरोना किसको कर रहा है? ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा है, पूरे लंग्स लिख लो आप यहाँ पे एक बार, ठीक है ना, पूरे फेफड़े को प्रभावित कर रहा है। आप बताओ किसको कर रहा है? फेफड़े को कर रहा है या नहीं कर रहा है? चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स एक चेचक की तरह बीमारी है जो हमें आंकड़ा काकड़ा बोलते हो आप जिसे, तो वो भी किसको प्रभावित करेगा? आंकड़ा काकड़ा, स्किन को, त्वचा को। याद करने वाली बातें हैं नहीं, वैसे आपको रियल में जिस चीज़ पता हो। चिकन पॉक्स आप सोचते हो, रट्टा मारते हो, ठीक है ना। तो चिकन पॉक्स रियल में है क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? अरे चिकन पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी माता। प्रभावित किसको कर रहा है? आपकी त्वचा के आंकड़ा काकड़ा फफोले से हो जाते हैं, आपको ब्लिस्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो चिकन पॉक्स। चिकनगुनिया किसको करता है? तो चिकनगुनिया आपके किस अंग को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताना जी। आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो जॉइंट को प्रभावित करता है, मेनली जॉइंट को। प्लेटलेट्स भी इसमें डाउन हो जाती है, तो ये क्या करता है? जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। आपके जॉइंट के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा? जॉइंट पेन होगा बहुत ज़्यादा, हर जोड़ के अंदर जहाँ पर आपके हड्डियों के जोड़ है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा किसको प्रभावित करता है? ये भी आपके लंग्स को करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। सबको पता है जुकाम की तरह रोग है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद डेंगू किसको करता है जी? डेंगू आपके प्लेटलेट्स को करता है। प्लेटलेट्स को खा जाता है डेंगू का जो विषाणु है, यानी प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में पाई जाने वाली कोशिका, उसको प्रभावित करता है। उसके बाद मैंने लिखा था 3 रोग और लिखे थे। हेपेटाइटिस, ये किसको करता है? लीवर को प्रभावित करता है आपके, यानी यकृत को प्रभावित करता है, जिसे आप काला पीलिया बोलते हो, वही तो है हेपेटाइटिस। 5 प्रकार का होता है ये, ठीक है। उसके बाद हर्पीज, ठीक है, एक क्या था? हर्पीज था, और उसके बाद था हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर है, ठीक है ना। हर्पीज आपके ओरल यानी मुख को प्रभावित करता है, एंड जेनेटेलिया यानी आपके जो कौन से अंग है? जनन अंगों को प्रभावित करता है, जनन अंगों को। इसके अंदर भी क्या होते हैं? आपके मुख के ऊपर यहाँ पे होठ वगैरह जो होते हैं, लिप पे, और जो जेनेटेरिया है ना, यानी सेक्स ऑर्गन है, उनके ऊपर क्या हो जाते हैं? ब्लिस्टर से नजर आते हैं, लाल लाल दाने से हो जाते हैं, रेड कलर के ब्लिस्टर होते हैं, यानी फफोले से हो जाते हैं। उसे हर्पीज रोग है। फैलता किससे? आगे का काम है मेरा। और ये किसको प्रभावित करता है? ये आपके नर्वस सिस्टम को करता है, याद रखना, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। मुझे पता है आपके फ्यूज उड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला रोग है लास्ट। ये चीज़ मैं बार बार करवाऊंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, मैंने इसको आपके दिमाग को सेट करने के लिए किया है। स्वाइन फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू, और ये फ्लू प्रकार का एक कोरोना है। सारे के सारे इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ये किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, आपके श्वसन तंत्र को। या सीधा एक अंग के लिए पूछे तो आपको आंसर देना है लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर कफिंग वगैरह भी होती है आपको, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, तो ये आपके रोग थे जो किस किस अंग को प्रभावित करते हैं। आप ज़्यादातर यहाँ पर ये देखोगे, खसरा, उसके बाद कोरोना, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, उसके बाद स्वाइन फ्लू, उसके बाद बर्ड फ्लू। सारे के सारे किसको कर रहे हैं? फेफड़ों को प्रभावित कर रहे हैं। हेपेटाइटिस, काला पीलिया, आपको पता है यकृत खराब हो जाता है, ठीक है, काला पीलिया जिसे बोलते हो। हर्पीज रोग के बारे में आप बहुत ही कम सुनते हो, जनन अंगों को प्रभावित करता है और आपके मुख को प्रभावित। हाइड्रोफोबिया, रेबीज यानी पागल, कुत्ते के काटने से आप क्या होगे? पागल हो जाओगे, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। आप ये बताओ, डेंगू के अंदर आपकी क्या घट जाती है? प्लेटलेट्स घट जाती है। तो आप कहोगे डेंगू किसको प्रभावित करेगा? प्लेटलेट्स को करेगा। इन्फ्लुएंजा, जुकाम जैसे हैं ये, आपके जुकाम होता है ना, कॉमन कोल्ड होता है, वैसे हैं फ्लू, तीनों के तीनों, ठीक है ना, फ्लू।
इन्फ्लुएंजा, तो वो भी क्या है, कॉमन कोल्ड भी वायरस से ही होता है, ठीक है, पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा भी लंग्स को, कोरोना लंग्स को प्रभावित करेगा, बात क्लियर हुई। खसरा भी किसको कर रहा है, लंग्स को कर रहा है। लंग्स को नहीं, ये वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, गले वगैरह में दिक्कत होने शुरू हो जाती है। वैसे आप ऐसा लिख सकते हो, थ्रोट लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफिक अगर देना है तो थ्रोट, ठीक है। गलसुआ यहाँ पर होने वाला है, जिसे आप क्या बोलते हो, कन्फेड बोलते हो, आप कन्फेड बोलते हो, ठीक है। किसको प्रभावित करेगा, लार ग्रंथि क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। चेचक सबको पता है, त्वचा के ऊपर क्या हो जाते हैं, दाने से हो जाते हैं, चेचक त्वचा को करेगा। तो ये बात आप एड्स क्या करता है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी आपने जरूर सुना होगा भी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है, बाद में किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। किस रोग में, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर। तो ये रोग आपके सारे के सारे किससे होने वाले हैं, वायरस से होने वाले हैं, और किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये बात मैंने बता दी, ठीक है। इस बात को आपको याद करना है, एक तो वायरस से होने वाले रोगों को याद करना है, फिर उससे इफेक्टेड ऑर्गन को भी याद करना है आपको। क्लियर है? कितना टाइम हो गया जनाब? ठीक है, तो 52 मिनट हो चुके हैं। एक रोग और, कम से कम एक रोग की झलक तो दिखाएं आपको, एक रोग तो करें। कौन सा रोग करना है, अच्छा सा रोग उठाते हैं, फिर एक ही करना है तो, ठीक है। जहाँ से आपके स्टैटिक्स क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स भी बनते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। हिंदी वाले याद कर लें, मिसिज ममता चाय पेड़ है, ट्रिक अपने घर की है सारी की सारी, ठीक है ना, अपनी मेहनत करके बनाई गई है। आप भी अपनी बना सकते हो, कोई भी अच्छी लगे वो, ठीक है। संपत्ति CID है, ए संपत्ति क्या है, CID है। ए को कहीं पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। F एडजस्ट नहीं हुआ मेरे से, आप कर सकते हो तो आप कर लो एडजस्ट, फ्लू से, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू, फ्लू से याद कर लेना। मैं एक आपको रोग करवा देता हूँ, तो हम एक रोग तो पढ़ ही लेते हैं, पोलियो ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, पोलियो माइलिटिस। पोलियो रोग है क्या? पहले तो ये किससे होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है, सीधी सी बात है। किससे होने वाला रोग है, विषाणु से, ठीक है। इसके जीवाणु किस में पाए जाते हैं, तो रोगी के लार में पाए जाते हैं। तो ये कैरियर का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो कैरियर का काम कौन कर रहा है, एक तो सलीवा कर रही है और एक नोज फ्लूइड कह सकते हो आप, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज जो होता है, नोज फ्लूइड, सीधा सिंपल सी भाषा में। तो लार के द्वारा ये जा रहा है, और किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे जी नाक के द्वारा, पानी या नाक के द्वारा जो द्रव स्रावित होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद आपको बात याद करनी है, ठीक है, और कौन करता है जी, ठीक है। उसके बाद ये और पाया जाता है, स्टूल जो होता है, जिसे आप फिसिस बोलते हो, फिसिस, स्टूल या मल के द्वारा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मल के द्वारा, यानी ये फैलेगा कैसे, ये बात मैं बताऊंगा, रुक जाओ एक मिनट। उसके बाद इसके अंदर क्या है, वायरस कौन सा है, तो वायरस का नाम ही क्या है, पोलियो वायरस है। 4 चीज़ें याद करनी होती है आपको, ज़्यादा ये रोग के अंदर कुछ याद नहीं करना होता। और जो चीज़ यहाँ से पोलियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है जी, इफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं, इफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। कहानी से बना के बता दूंगा मैं, टेंशन मत, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। तो आपको कहोगे जी, सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मैंने पीछे भी बताया था, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक बात, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, यानी सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड ऑर्गन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड। आप कहोगे जी मेरुरज्जु इससे प्रभावित होता है। मेरुरज्जु के बाद पोलियो जिस हिस्से में होता है, एक स्पेसिफिक मसल, यानी वो स्केलेटन मसल होती है वैसे, तो आप कहोगे जी मसल्स भी प्रभावित होती है, मसल्स यानी पेशियां प्रभावित होती है। जहाँ पर हो रहा है पोलियो, हाथों में, पैरों में, जहाँ पे भी हो रहा है, तो वो क्या करेगी, उसको स्केलेटन मसल को प्रभावित करेगा और वो इसको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। तो पैरालाइज से मुझे आया
इसका नाम क्या है, बचपन का लकबा भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, बचपन का लकबा, यानी इन्फेंटाइल 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 पैरालाइज भी कहा जाता है इसे, ये भी याद कर ला, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पैरालाइजिस, ये भी कहा जाता है, यानी बचपन में लकवा। ये होने वाला रोग क्यों है, क्योंकि इन्फेंट यानी बचपन में होने वाला, बचपन में यानी छोटे बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ये भी रख दिया गया, तो पोलियो है। क्लियर है। उसके बाद एक बात आपको और याद करनी है, ये शरीर के अंदर कहाँ से इंटर करता है, तो इंटर थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यानी ये शरीर में आहार नाल के माध्यम से एंट्री करता है, आहार नाल के माध्यम से जाता है, एंटर करता है, ठीक है। दूसरी बात, चारों बातें याद कर लो पहले तो, ठीक है। इंट्रोवायरस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से इंटर करता है। एक बात याद करनी है आपको, कुछ भी याद नहीं करना लेकिन समझना है, पोलियो वायरस है ना, उसके द्वारा एक रोग होता है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस जो है बचपन का लकबा भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात याद करनी है, ये फैलाने का कारण कौन सा है, तो जो स्टूल होता है या तो उसके द्वारा फैलता है, या नाक के द्वारा जो फ्लूइड निकल रहा है उसके द्वारा फैल सकता है, उसके द्वारा लार के द्वारा भी फैल सकता है, अगर लार के कोई टच में आता है तो। यानी अगर उसके लार के टच में आया हुआ कोई मतलब भोजन है, या और क्या है, उसके लार के टच में आया पानी है, या उसके स्टूल जो होता है फिशेज के टच में आया हुआ पानी है, तो उसके माध्यम से आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो कैरी कौन करेगा इसको आगे, फिर फूड करेगा, कॉन्टामिनेटेड फूड करेगा, या वाटर करेगा, जल करेगा, ठीक है ना। उसके माध्यम से क्या जाएगा, मुख के अंदर चला जाएगा। यानी कोई भी नदी के किनारे, नहर के किनारे, यानी क्या कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, ठीक है, यानी खुले में शौच जा रहा है, शौचालय नहीं बना हुआ, तो अगर उस व्यक्ति को पोलियो है, छोटे बच्चे, ठीक है, उस व्यक्ति को पोलियो है, तो वो वायरस आगे फैला रहा है, यानी वो क्या जाएगा, धीरे धीरे कहीं ना किसी न किसी तरीके से वायरस क्या चला जाएगा, क्योंकि वायरस नॉन सेल्यूलर होता है और उसके जीने की क्षमता, मतलब वो आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। यानी वायरस जो अपने पोर छोड़ देता है ना, स्पोर जिसे बोलते हो, बीजाणु जिसे बोलते हो, वो काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं बिना किसी को होस्ट किए हुए, और वो किसी के संपर्क में जैसे ही आएंगे तो वो एक लिविंग की तरह काम करेंगे, किसी सेल को होस्ट करना शुरू कर देंगे। तो यानी वो वायरस चले गए, यानी जैसे बारिश आई, बारिश के माध्यम से पानी में चले गए, पानी से क्या चले गए, पानी किसी ने पिया तो आपके शरीर में, यानी बच्चों के शरीर में एंट्री कर गए, तो पोलियो होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। यानी खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, फूड वगैरह, वाटर वगैरह जो होता है उसको प्योरीफाई करके पीना चाहिए हमें, ठीक है। वाटर को और फूड को भी अच्छे से खाना चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ें उनको धो के अच्छे से सारा कुछ करके उनको खाना चाहिए, क्योंकि छींक वगैरह आ गई तो भी आपको दिक्कत हो सकती है पोलियो वाले से। ऑर्गन जो प्रभावित करेगा, तो ये पोलियो के अंदर हम क्या रह जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ हमारी पैरालाइज हो जाती है, पैर एक नहीं काम करता, दोनों नहीं करते, हाथ नहीं करता, ये हाथ नहीं करता, तो उसके अंदर जो उसकी मसल है, पेशी है, वो भी तो प्रभावित होगी। दूसरा क्या प्रभावित होगा, आपका नर्वस सिस्टम का कोई हिस्सा डैमेज होगा, उसके कारण वो क्या कर नहीं पाएगा, उस मसल्स को जो मैसेज भेजना होता है, ठीक है ना, जो सेंसरी या मोटर जो न्यूरॉन होते हैं आपके, वो नर्वस सिस्टम में पड़ेंगे, वो प्रॉपरली वहाँ तक काम नहीं कर पाएंगे, उसका कोई ना कोई न्यूरॉन डैमेज कर देगा। वो कौन कर देगा, पोलियो वायरस। तो हमें क्या हो सकता है, पैरालाइज हो जाते हैं, वो चीज़ हमारी काम नहीं करती है, और इसके ठीक होने का काम कोई भी नहीं है, पहले बचाया जा सकता है, ये चीज़ मैं बता दूंगा। किसके थ्रू हमारे शरीर में जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आहार नाल, यानी मुख के द्वारा जा सकता है वो, ठीक है। किसके द्वारा, मुख के द्वारा हमारे शरीर में एंट्री करता है, और पहले इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन का मतलब आंत में जाने के बाद वो किसी न किसी न्यूरॉन के माध्यम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में घुसता है, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस सिस्टम में प्रॉपरली जाके क्या करता है, वो इफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो एक शब्द आता है PPP, यानी 3 बार PPP। PPP की फुल फॉर्म क्या है आपको, तो आपको याद करना है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, यानी पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान है,
यहाँ से स्टैटिक्स क्वेश्चन क्या आता है, प्लस पोलियो पीपीपी यानी प्लस पोलियो अभियान किससे संबंधित है, तो आपको पोलियो से संबंधित है। पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को समझाना, उसके जो उससे होने वाले डिजीज़, अभी से कितना खतरनाक बीमारी है उसके बारे में बताना, फिर दवाइयाँ वगैरह देना लोगों को, तो वो क्या है, पीपीपी। यानी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को नर्स जो होती है वो दवाइयाँ पिलाती है, ड्रॉपलेट देती है, ठीक है, ड्रॉप वगैरह 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, यानी किसी भी बच्चे को 2 बूंद पिला दो तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है, उसको पोलियो नहीं होता, वो पीपीपी के थ्रू है, ठीक है ना। पीपीपी कब स्टार्ट हुआ, तो पीपीपी स्टार्ट हुआ था 1987 के अंदर स्टार्ट हुआ था, सॉरी 1988 के अंदर, 2 डाटा याद करना। 1995 में भारत में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, और भारत ने 2014 में पोलियो को अलमोनल रोग घोषित कर दिया था, यानी अब भारत में रोग नहीं पाया जाता, ठीक है। 1987 में आपको याद क्या करना है, 1987 में एक देश था क्यूबा, क्यूबा चीनी का कटोरा कहा जाता है मेरे हिसाब से, छोटा। 1988 में WHO ने क्या किया था, पीपीपी प्लस पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 1995 में इंडिया के अंदर WHO ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था पीपीपी। इंडिया के अंदर पीपीपी कब आया, तो 1995 में आया, ठीक है। डेट याद करनी है तो आप याद कर लो, 9 दिसंबर 1995, ठीक है। इंडिया के अंदर ये 9 दिसंबर 1995 को आया था, ठीक है। उसके बाद 2014 के अंदर ये क्या किया गया, तो इंडिया के अंदर एलिमिनेटेड कर दिया गया था, डिजीज घोषित कर दी गई थी, यानी इसे बोलते हैं उन्मूलन रोग घोषित कर दिया था। यानी ये रोग जब घोषित कर दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रोग फैलते नहीं है, ठीक है। यानी इसके बाद कोई भी केस देखने को नहीं मिलता है ना, तो उसे बोलते हैं एलिमिनेटेड डिजीज है ये। किस प्रकार देखो, 1987 में क्यूबा देश था, WHO ने तो बाद में स्टार्ट किया था, WHO से पहले ही क्यूबा ने अपना क्या कर दिया था, फर्स्ट सबसे पहला पोलियो एलिमिनेटेड घोषित करने वाला है ना, यानी उन्मूलन रोग पोलियो को घोषित करने वाला देश कौन सा था, तब आपका आंसर रहता है, ठीक है, ये रहता है फर्स्ट पोलियो एलिमिनेटेड कंट्री कौन सा है, यानी पहला पोलियो को खत्म करने वाला देश कौन सा है, क्यूबा है। क्यूबा भी खत्म कर सकता है, इससे WHO ने एक शिक्षा ली थी, एक 1987, यानी हमारे 1900 एक छोटा सा देश अगर पोलियो खत्म कर सकता है तो हम पूरे देश का नहीं कर सकते क्या, सॉरी पूरे विश्व का नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक पोलियो को देखते हुए 1988 में क्या चलाया, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम था पीपीपी, यानी प्लस पोलियो प्रोग्राम। कब चला था, 1988 में, ये पूरे देश में चला था। और इन्होंने टारगेट लिया था भी 2000 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस रोग को एलिमिनेटेड घोषित कर देंगे, यानी इस रोग को उन्मूलन रोग घोषित कर देंगे। कब, 2000 तक, ठीक है, लेकिन 2000 तक नहीं हो पाया था। उसके बाद 1988 में इंडिया के अंदर कब आया था, तो 9 दिसंबर 1995 को इंडिया ने दिल्ली से शुरू किया था, ठीक है। इंडिया ने कहाँ से शुरू किया था, पीपीपी, यानी WHO ने इंडिया में 1995 में, यानी कितने दिनों बाद स्टार्ट किया था। लेकिन भारत ने अच्छा किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने मतलब पोलियो की दवाइयाँ पिलाई गई, तो उससे 2014 में क्या कर दिया, उन्मूलन रोग घोषित कर दिया गया। हमारे देश में 2014 के बाद आज तक 5 से 6 साल हो गए, कोई भी पोलियो का केस देखने को नहीं मिला है। 2014 के बाद कोई भी, इसलिए क्या है, पोलियो हमारे देश में अभी नहीं देखने को मिलता। वो डॉक्टर वगैरह जो हैं, डॉक्टर हैं, उनकी अच्छी बात है, आपने भी साथ दिया, सभी ने दवाई जो होती है, वैक्सीन वगैरह जो हैं इसके, वो पिलाए गए और आपने उनका साथ दिया, सभी ने पिलवाए, तो क्या हुआ, ये रोग घोषित हो गया, ठीक है। एक बात और याद रख लेना, 24 दिसंबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, ठीक है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 24 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 24 दिसंबर को। उसके बाद सबसे पहले इसकी वैक्सीन खोजी गई थी जिसका नाम था IPV, ठीक है। IPV क्या थी, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी, पोलियो वैक्सीन थी,
यानी पहली पोलियो की दवा थी भाई। सबसे पहली दवा कौन सी थी? पोलियो की। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आईपीवी। किसने खोजी थी? तो आईपीवी खोजी थी आपके जॉन साल्क। जॉन साल्क ने खोजी थी। किसने खोजी थी? जॉन साल्क ने। साल्क नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी? पोलियो की दवाई खोजी थी। पोलियो की इस आईपीए की फुल फॉर्म बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, जगह नहीं है अपने पास, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लो, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये इंजेक्ट करने वाली थी, सीधा शरीर के अंदर लगाए जाने वाली वैक्सीन थी, ठीक है ना, यानी हमारे शरीर में इंजेक्ट करने वाली वैक्सीन थी। क्लियर है? उसके बाद एक दूसरी भी खोजी गई जिसका नाम था ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। यानी मुख के द्वारा, ओरल का मतलब मुख के द्वारा पिलाए नहीं जाने वाले जो 2 बूंद जिंदगी की है ना, उस दवाई का नाम क्या? ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये किसके द्वारा खोजी गई? सॉरी, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा? सॉरी भाई, ठीक है, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अल्बर्ट साबिन, ठीक है ना, अल्बर्ट साबिन। इस बात को भी याद करना है, ठीक है। यानी फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर रहेगा फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो वैक्सीन के जनक किसे कहा जाता है? तो साल्क को कहा जाता है। याद कैसे रखें जी? वैक्सीन तो 2 हो गई, याद कैसे रखें? तो याद आप ऐसे भी रख सकते हो, ओ मुख से पिलाए जाने वाली वैक्सीन का नाम क्या? ओपीवी है। ओपीवी की फुल फॉर्म क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन है। आईपीवी की वैक्सीन का नाम क्या? इनएक्टिवेटेड, यानी जो इनएक्टिव है, सक्रिय करता है पोलियो वायरस वैक्सीन को। ये इंजेक्ट करने के बाद ये क्या करता है? इम्यूनिटी पावर जो होती है हमारी, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर देता है, जिससे पोलियो का वायरस हमारे शरीर में अटैक नहीं कर सकता। तो आईपीवी है। सेम प्रोसेस इसकी है ओपीवी। ये भी क्या करता है? ओपीवी क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर पोलियो वैक्सीन जो वैक्सीन है ना, वो क्या कर देती है? इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, जिससे हमारा पहले से उसकी इम्यूनिटी बन जाती है। यानी इसके अंदर होता क्या है? नॉर्मली सी बात है, इसका एक वायरस जो मतलब बहुत ही इनएक्टिव वायरस होता है, वो हमारे शरीर में डाला जाता है पोलियो का, और उससे क्या हो जाता है? फिर वो पोलियो वायरस से पहले ही हमारे शरीर में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, जो पोलियो वायरस से लड़ सकती है, आते ही पहचान जाएगी, यानी क्या बनाएगी? एक मतलब मेमोरी बना देती है ये, ठीक है। तो इसकी खोज साबिन ने की थी। बीन कैसे बजा सकते हैं हम? बीन किससे बजाते हैं? मुख से बजाते हैं, ऐसे याद रख लेना। मुख से क्या बजाते हैं? बीन बजाते हैं। यानी साबिन क्या था? ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको। मुख से पिलाने वाली जो 2 बूंद जिंदगी की है, वो किसके द्वारा खोजी गई? तो साबिन के द्वारा। यानी बीन कहाँ से बजाएंगे? मुख से बजाएंगे, साबिन, ठीक है ना। दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, साल्क, जॉन साल्क, ठीक है। और उसके बाद आपको एक पूछा जाता है, ब्रांड मास्टर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर, पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। कौन थे? अमिताभ बच्चन, और अभी भी हैं। पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये पोलियो था, आपका छोटा सा पोलियो था। पोलियो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। आप थोड़ा सा बात फिर याद कर लो, पोलियो क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से करवाया है, ठीक है। यानी पोलियो क्या है? पोलियो वायरस से होने वाला है, इंट्रो वायरस से होता है वैसे ये, ठीक है। इंट्रो वायरस क्यों कहा जाता है उसे, वो आगे मैं बता दूंगा, वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु जो होते हैं स्लीवर, नोज या फेजिस वगैरह से फैल सकते हैं। नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, मसल को प्रभावित करने वाला है। आहार नाल के माध्यम से, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से, आपने जीआई ट्रैक बोलते हो आप जिसे, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हो, या क्या बोलते हो, फूड पाइप भी बोलते हो, ठीक है।
उन चीज़ों से। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। AIPV क्या है? वैक्सीन है जो इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे शरीर को एक टिक्का लगाया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। वो जॉन साल्क के द्वारा की गई थी। उसके बाद मुख से पिलाने वाली 2 बूंद जिंदगी की, बार बार लिखा मिलता है आपको, ठीक है, पोलियो से बचने के लिए, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो साबिन ने की थी। उसके बाद PPP क्या है? तो प्लस पोलियो प्रोग्राम है, जो किसके द्वारा 1988 में WHO के द्वारा स्टार्ट किया था। 2000 तक इसे उन्मूलन रोग, यानी देश से मिटा देंगे विश्व से इस रोग को घोषित किया गया। क्यूबा क्या था? क्यूबा सबसे पहले देश था जो पोलियो को जड़ से खत्म कर चुका था 1987 में। इससे प्रेरणा लेकर 88 में स्टार्ट किया था। भारत ने 9 दिसंबर 1995 में दिल्ली से स्टार्ट किया था इंडिया PPP, इंडिया के अंदर प्लस पोलियो प्रोग्राम, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को दवाइयाँ बांटी गई थी, ये 2 बूंद जिंदगी वाली, ठीक है। 2014 में हमारे देश में ये खत्म हो गया। यानी कौन सा रोग है जो हमारे देश में उन्मूलन रोग घोषित हो गया है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? पोलियो रहेगा, तो 2014 में। उसके बाद और इसके ब्रांड एम्बेसडर ये थे। पोलियो दिवस कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर को बनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ठीक है। तो आप हमारे जो 2-3 क्वेश्चन थे, आप WHO का मुख्यालय कहाँ पे है ये बताओगे एक बार तो, ठीक है। अगर इस तरीके से पढ़ना है, आपको एक एक क्वेश्चन को कवर करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है, तो आप बता देना और डिटेल से पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही होगा, लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखे हैं सारे लेक्चर, जितने भी देखे हैं आप लास्ट तक देखते तो मज़े भी लेते हो लेक्चर के। तो शेयर लगभग यही होंगे 7, किसी पे 8 शेयर हैं, किसी पे 10 शेयर किए हैं, किसी ने 8 लोगों ने किए हैं। यानी आप स्टूडेंट शेयर नहीं करते, बहुत ही कम शेयर करते हो, ठीक है। शेयर कर दिया करो। अभी हमारा यही पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम हार गए ना, तो इसका मतलब आगे जाने का संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दूंगा नहीं तो मैं। समझ में आ रही है क्या? शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो। और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगेगी। जय हिंद।